आप किसी भी सरकार के पहले 14 महीने उठा लो, किसी भी सरकार ने इतना बजट बहादुरगढ़ में नहीं दिया जितने 14 महीनों में बजट दिया है। जिस भी फैक्ट्री का कम से कम 150 फैक्ट्रियां तो मैंने सील करवाई हैं। सीएम साहब ने पावर दे रखी है अधिकारी। यही शुक्र करता हूं भगवान का, भाई मेरे साथ जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। अगर मुझे कांग्रेस की टिकट मिल जाती तो इस बहादुरगढ़ का विकास ही नहीं होता। जो सर्व जातीय आदमी है, सर्व समाज की सोच रखने वाले आदमी है नायब सिंह सैनी जी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं वोट चोरी है, यहाँ तो कांग्रेस वालों ने जुबान चोरी कर ली तो खुद एक इलेक्शन को चोरी कर लेंगे। विधायक जी, क्या चुनाव के बाद से क्या आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई है? हाँ, होती रहती है। लोगों ने कहा था कि आप जो है कि बहादुरगढ़ को चमकाने की बजाय आप खुद को चमकाने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ बहादुरगढ़ से विधायक राजेश जून जी हमारे साथ हैं। अगर हम झज्जर जिले की बात करते हैं तो झज्जर में एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो सरकार के साथ चल रहे हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी पत्रकार साहब। राजेश जी, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आपको, आपके पूरे पत्रकार परिवार को और सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक जी, तकरीबन सरकार को 1.5 साल के आसपास जो है समय बीत गया है, तो अगर हम बहादुरगढ़ की बात करते हैं तो बहादुरगढ़ में कैसा रहा है ये समय? देखो, 1.5 साल, हाँ 1.25 साल सरकार को हो गया है और इस बहादुरगढ़ की सम्मानित जनता ने मुझे बहादुरगढ़ का दायित्व सौंप रखा है विकास कार्य के लिए। और मैं निर्दलीय विधायक होते हुए भी, सरकार का पूर्ण बहुमत होते हुए भी नायब सिंह सैनी जी ने मुझे इतना आदर भाव दे रखा है कि मैं अपनी टीम में शामिल कर रखा हूँ। मैं सरकार के साथ मिलकर के, नायब सिंह सैनी जी की टीम में मिलकर के सरकार के साथ काम कर रहा हूँ। जो हल्के की, बहादुरगढ़ की विकास की या हर तरह के अच्छे काम के लिए, अच्छी सोच के लिए जो भी काम होते हैं मैं सीएम साहब को जाके देता हूं। मेरा तो अपना ये तजुर्बा कह रहा है कि जो ये 15 महीनों में, 15 महीने भी नहीं हुए हैं अभी तो, 14 महीने हुए हैं। 1.25 साल के आसपास का समय हुआ है। हाँ, 1.25 साल से भी कम है। 17 अक्टूबर को शपथ ली थी सरकार ने। जितना बहादुरगढ़ में विकास हुआ है इतना किसी भी सरकार में विकास नहीं हुआ। जो यहाँ विपक्ष कहता रहता है कि भाई पहले की सरकारों में इन जिलों में बहुत ज्यादा काम हुए थे, मैं तो ये कहता हूं कि जो इन 14 महीनों में बहादुरगढ़ में जो विकास के लिए सरकार ने फंड दिया है, आप किसी भी सरकार के पहले 14 महीने उठा लो, किसी भी सरकार ने इतना बजट बहादुरगढ़ में नहीं दिया जितने 14 महीनों में बजट दिया है। पत्रकार साहब, जब मैं एमएलए बना, लोगों ने बनाया 8 अक्टूबर 2024 को, आज से 14 महीने पहले, बहादुरगढ़ की 80% रोड बिल्कुल टूटी हुई थी। विलेज टू विलेज, शहर की भी मुख्य मुख्य सड़कें। और हमारी भी ये मांग थी सीएम साहब से, जब हमारे के समर्थन के लिए बुलाया था कि जी विकास हमारा हो बहादुरगढ़ का, तो सबसे पहले पूछा जा रहा, सबसे पहले बताओ। तो सबसे पहले मैंने डिमांड ये रखी थी कि बहादुरगढ़ की सड़कों का हालात बहुत ज्यादा खराब है, सड़कें बनाई जाए। आज हमारे विलेज टू विलेज जो सड़कें हैं बहादुरगढ़ हल्के में, तकरीबन मेरे ख्याल से तो 100 के आसपास सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, मार्केटिंग बोर्ड की। उनमें से हम 90% सड़कें बना चुके हैं। 10% जो सड़क बची है वो भी एस्टीमेट फाइनल स्टेज पर हैं, किसी के टेंडर हो गए हैं। अब ये ठंड के कारण ये जरूर 2 महीने का ब्रेक आएगा, लेकिन लगभग अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक हमारी 100% सड़कें बहादुरगढ़ के कंप्लीट हो जाएंगी। विधायक जी, अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि सरकार जो है पैसा नहीं दे रही, सरकार जो है ग्रांट नहीं दे रही, विकास के काम नहीं हो रहे। क्या आपको क्या सच्चाई लग रही इस मामले में? देखो भाई साहब, मैं फिर वही कह रहा हूं
कि इस बहादुरगढ़ में जो मैंने 100 सड़कों का निर्माण शुरू करवाया माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से, उनके बजट से, उनमें से बहुत सारी, कम से कम 10 सड़क तो मैंने लोगों ने ये बताई है कि ये सड़क आज 30-35 साल के बाद बन रही है। हमारे एरिया में पानी की जो नहरी पानी की कमी है, मैंने नीचे से ऊपर तक मैंने कोशिश करी, भाई नहरों का पानी हमारे यहाँ कम है, पूरा किया जाए। लास्ट में मुझे ये पॉइंट मिला कि भाई ककरोई से पाई डिस्ट्रीब्यूटरी अलग निकलती है इस एरिया के लिए, जो 1993 में बनी थी। उसके बाद वो नहर जर्जर हो रही है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है, और जो पानी की कैपेसिटी है उसको छोड़ते हैं तो वो फ्लो हो जाती है। इस करके जितना भी आपकी कैपेसिटी है वो पूरी कैपेसिटी छूटती ही नहीं, आधा पानी छोड़ पाते हैं। अब मैंने सीएम साहब को लेटर लिख के दिया, जी इसको नई नहर को मेंटेन करवाया जाए। सीएम साहब ने तुरंत ऑर्डर कर दिया 14 करोड़ रुपए नई नहर बनाने के लिए। या हमने शहर में, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी एक डकैती जो चोरी हुई थी एक ज्वेलर्स भाई के यहाँ, उसके बारे में मैंने सीएम साहब से कहा कि जी माहौल खराब हो रहा है। तो सीएम साहब ने पूछा तो बोलो क्या चाहिए, कौन अफसर चाहिए, किस बारे में आपकी मदद करनी है। मैंने सीसीटीवी कैमरे के बारे में जिक्र किया। 12 करोड़ रुपए का बजट सीसीटीवी कैमरे के लिए पास कर दिया। हमारे शहर में, बहादुरगढ़ शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सीवरेज की। आज से पहले कभी भी यहाँ पे सुपर शक्कर मशीन नहीं आई है। हमने जैसे ही मांगी तो उसी टाइम रेंट पे दे दी, 2 करोड़ रुपए की रेंट की मशीन चल रही है। और नई परचेज करवा दी 10 करोड़ रुपए की, जो अभी तकरीबन जनवरी के लास्ट में या फरवरी में 5 साल की मेंटेनेंस भी उसी कंपनी की है। वो मशीन 10 करोड़ रुपए की वो मशीन आ जाएगी। जैसे कि शहर में स्वीपिंग मशीन है, सफाई कर रोड स्वीपिंग की, ये मशीन नई करने के ऑर्डर कर दिए। फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे मांग की कि जी हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की सुविधा भी नहीं है, कोई एक्सीडेंट केस आता है, नई सीटी स्कैन की पेमेंट कर दी हमने। जैसे कि हम बदरो छाटने के लिए हमारे किराए पे रेंट पे लेके आते हैं, कभी कभी पॉपलैंड वगैरह मिसयूज होता है, नई पॉपलैंड का आदेश कर दिया हमने। जैसे कि अपने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जिक्र करना चाहा, जी बहुत ज्यादा कचरे के डंप पड़े हैं, यहाँ उठवाए जाए। सारे कचरे के डंप यहाँ पे उठा दिए। आप पिछले 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का रिकॉर्ड निकाल लो, जो पिछले 4-5 सालों में इस समय में प्रदूषण बहादुरगढ़ का होता था, इस साल वो कचरे के डंप यहां से उठाने के बाद जिस भी फैक्ट्री का, कम से कम 150 फैक्ट्रियां तो मैंने सील करवाई हैं। सीएम साहब ने पावर दे रखी है, अधिकारियों को बोल रखा है जो विधायक जी काम बताएंगे उस काम को करवाना है। हमने 150 फैक्ट्री को सील करवा। इस बार प्रदूषण बहादुरगढ़ में पिछले सालों की बजाय, मानता हूं इस साल भी ज्यादा था, लेकिन पिछले सालों की बजाय इस बार कम था, कंट्रोल रहा है। विधायक जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। चुनाव के वक्त में थोड़ी बात चर्चा करना चाहूंगा कि आपकी टिकट जो है वो क्यों कटी थी, क्योंकि हुड्डा साहब ने पहले आपसे कहा था कि आपकी टिकट कंफर्म है, तो वजह क्या रही थी, क्या डिस्प्यूट था वो? मैं तो आज ये महसूस करता हूं, जो मेरी टिकट की चोरी करी कांग्रेस वालों ने, जो मेरे को एक बेका के फुसला के मेरे को ठगा गया 2019 में। मेरे को एन मौके पर, जब मेरे कल मुझे सिंबल मिलना था और आज मुझे बैठा दिया ये वादा करके कि 2024 में आपको टिकट देंगे। 5 साल मेरे से एक अच्छे वर्कर के तौर पे काम लिया और फिर टिकट ना दी, तो मैं तो यही शुक्र करता हूं भगवान का, भाई मेरे साथ जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। अगर मुझे कांग्रेस की टिकट मिल जाती तो इस बहादुरगढ़ का विकास ही नहीं होता। ने कांग्रेस का एमएलए बन जाता और मतलब मान लो सारा काम खराब हो जाता। क्या कोई षड्यंत्र था इसके पीछे? शुक्रगुजार हूँ जिन षड्यंत्रकारियों ने, जिन्होंने मुझे टिकट नहीं दी कांग्रेस की, धन्यवाद करता हूँ उन्होंने जो मुझे नहीं दी। मुझे नायब सिंह सैनी जी के जितने एक अच्छे आदमी, जो सर्व जातीय आदमी है, सर्व समाज की सोच रखने वाले आदमी हैं नायब सिंह सैनी जी, उनकी टीम में उनका साथ मुझे मिल गया, उनकी टीम में काम करने का मुझे मौका मिला। विधायक जी, एक सवाल जो है कांग्रेस वाले अक्सर उठाते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो क्या लगता है कि आपकी वोट चोरी हुई है? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं वोट चोरी है, यहाँ तो कांग्रेस वालों ने जुबान चोरी कर ली। मेरे साथ एक पंचायती रूप में जुबान दी थी कि आपको टिकट देंगे, तो उन्होंने पंचायत की चौपाल की जो जुबान चोरी कर ली।
वो वोट चोरी किसको कहेंगे? वो तो खुद एक इलेक्शन को चोरी कर लेंगे। ऐसे समाज में बैठ करके फैसला करे, उससे मुकरना ये बहुत बड़ा धोखा होता है। तो वो वोट चोरी कह रहे हैं, तो वो देखो लोगों को हमेशा बरगलाने का काम है, लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। वोट चोरी कोई नहीं हुई है। हमारे अभी जो हमारा सेशन चल रहा था उसमें हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी कृष्ण बेदी जी हैं, उन्होंने वोट चोरी का जवाब दिया था कि 90 विधानसभा में जो कांग्रेस के अध्यक्ष और जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं वो तो 48 जगह तो वोट मांगने गए, 42 जगह तो वोट मांगने ही नहीं गए, तो वोट चोरी कहाँ गए? तो उनका खुद का षड्यंत्र था। कैसे क्या वो किस दबाव में, किस सोच में उन्होंने कांग्रेस का वो खुद ही शासन लाना नहीं चाह रहे थे। और ये मैं तो कहता हूं कि ये हरियाणा के हरियाणा वासियों की किस्मत अच्छी थी जो कांग्रेस की सरकार ना बन करके फिर से बीजेपी सरकार को मौका मिला है। नायब सिंह सैनी जी जैसे मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी जी जैसी अच्छी सोच का मुख्यमंत्री मिलना बहुत बड़ी बात है जी। विधायक जी, जिस तरीके से अभय चौटाला खासकर सवाल उठाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जो है आपसी तालमेल या सेटिंग से ही सरकार बनी है, तो क्या आपको ये लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि बीजेपी को वोट दे रहा है आम आदमी, हर धर्म का आदमी, हर वर्ग का आदमी, हर बरादरी का आदमी, गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, सब दे रहा है। और दूसरी पार्टियों के तो अपने भाई अपने अपने ग्रुप बटे हुए हैं, वो ग्रुप में है, कोई किसी के। यहां आप देखो ना, बीजेपी सरकार ने जो हमारे जैसे आप जैसे ऐसे आदमी हैं जो अच्छी मेहनत करके 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए साल में कमा लेते हैं, लाख रुपए महीना, उनका भी टैक्स फ्री कर दिया। कितनी बड़ी बात है, 10-12 लाख रुपए की, जो तो नहीं तो पिछली सरकारों में तो उसको 1.5 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ता था 10 लाख रुपए पे। अब जो गरीब आदमी है उसके लिए कितनी सुविधा दी है। अब परसों भी एक नया फैसला ला दिया लाडो लक्ष्मी में कि भाई जिस महिला के बेटा बेटी अगर 80% नंबर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 80% नंबर लेते हैं, उसको भी लाडो लक्ष्मी में योजना में शामिल किया जाएगा। और बाकी स्कीमों का तो आपको पता ही है, एक से एक अच्छी स्कीम है। तो अब गरीब आदमी का इलाज का मामला कितना बड़ा मामला था। गरीब आदमी मैंने इतने मरते देखे थे जिसका अचानक हार्ट अटैक आ गया। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में तो जज्जर जिले में कोई सुविधा है नहीं हार्ट अटैक की, एंजियोग्राफी होने की। प्राइवेट हॉस्पिटलों में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सीधा 1.25 लाख रुपए का खर्चा, आदमी के पास पैसे नहीं है। अभी सरकार ने कितना बड़ा कदम उठा दिया, 5 लाख रुपए तक का मोटी मोटी जो मेन बीमारियां, उन बीमारियों पर आयुष्मान से फ्री इलाज होगा। हार्ट अटैक वाला आदमी अब पैसे की कमी में कोई भी नहीं मरता है, गरीब आदमी, जो कि इस सरकार से पहले बहुत आदमी पैसे की कमी में मरते थे। इस तरह की बहुत ज्यादा अच्छी चीज। विधायक जी, आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो दो सवालों को वो अक्सर उठा रहे हैं। उन्होंने 1 तारीख को भी उठाया, 2-3 दिन पहले भी उठाया कि एक तो ये राशन कार्ड जो है बीपीएल कार्ड के वो बहुत ज्यादा काटे गए हैं, और दूसरी बात है कि जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो बाहर के जो लोग हैं, उन्हें नौकरियां दी जा रही है हरियाणा में, हरियाणा के लोगों का हक मारा जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रदेश में हो रहा है? राशन कार्ड की जो बात है, अगर आप कोई फैसला लोगे, आप खुद कोई भी जो भी छोटा मोटा भी काम करते हैं, आप किसी में देख लो, आपने जो भी स्कीम लागू करनी है, आपने जो लागू करेंगे एकदम वो लागू कर दी, लेकिन उसकी छटनी तो हमेशा करनी पड़ती है। अगर ये गरीबी रेखा की एक स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने दी, उसके पहले इस सरकार से पहले पीले कार्ड बनते ही कहां थे, गरीबी रेखा वाला कोई राशन कार्ड ही नहीं बनते थे। बड़ी बड़ी अप्रोच लगती थी, मेरा पीला कार्ड बन जाए। किसके बनते थे? असली हकदारों के, गरीब आदमी के बनते नहीं थे। बड़े बड़े ठेकेदारों के, जो प्रधान जी के अच्छे गुजारे वाले आदमियों के बनते थे, उनकी सिफारिश से बनते थे। अब वो बहुत ज्यादा लोगों को हक दिया गया, भाई जो गरीब है उनको बढ़ा दो, उनके सबके गरीबी रेखा के, और उन गरीब आदमियों को इतनी सुविधा दे दो सरकार की तरफ से, ये सुविधा वो सुविधा। लेकिन उसमें कहीं अगर कोई गलत आदमी बनवा गया है तो उसकी छटनी की गई है।
छटनी में अगर कोई गलत फायदा उठा रहा है तो उसको रोका गया है, कोई नहीं कटा गया है। तो इस बाहर के युवाओं को नौकरी दी जा रही है हरियाणा में, ये पॉलिसी तो आप हम सब पसंद करते ही हैं कि इंटेलिजेंट बच्चे का नंबर आना चाहिए, और जितना ये बाहर के युवाओं को, अगर 100 भर्तियों में से किसी एक भर्ती में किसी बाहर के आदमी का ज्यादा नंबर पड़ जाता है, उसका प्रचार कर देते हैं। 99 में जो हरियाणा वासियों का, हरियाणा के आदमी युवाओं का नंबर पड़ा, उनका प्रचार नहीं करते हैं। ऐसा कोई नहीं है। अक्सर देखा तो यही जाता है कि भाई हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कोशिश तो ये की जाती है, लेकिन कंपटीशन का मामला है, उसमें अगर कोई, फिर भी हरियाणा एक, हरियाणवी एक तो है ही, लेकिन फिर भी आखिरकार तो हम भारतीय एक हैं, भारतवर्ष एक है, जहाँ कानून पूरे भारत के लेवल के एग्जाम होते हैं, वो तो जिसका नंबर आएगा उसमें। हमारे बच्चे भी तो आज कितने, हमारे बच्चे आज दिल्ली में, बॉम्बे में कितने बच्चे हमारे वहां चले गए। अब वो कहीं तो आप हरियाणा के बॉम्बे में आके इतने इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में इतने बच्चे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। वो तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम, वो सेंट्रलाइज है। विधायक जी, क्या चुनाव के बाद से क्या आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई है? हाँ, होती रहती है, वहां विधानसभा में मौका मिलता ही रहता है। देखो, 10 साल के सीएम हैं और मैं उनके अंडर में 10, 12, 13 साल उनका वहां एज ए वर्कर काम कर चुका हूं, तो उम्र में भी बुजुर्ग हैं, बहुत आदरणीय है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो दुआ सलाम है, नमस्ते है। विधायक जी, आप निर्दलीय के तौर पर आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत कराए बड़े मार्जिन के साथ में, और आप फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है चले गए, बीजेपी के साथ में आपने समर्थन दे दिया। तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप जो है कि बहादुर को चमकाने की बजाय आप खुद को चमकाने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं। अब मैं आपकी बात भी मान लूंगा, मैं क्यों मना करूंगा। खुद को चमकाने की तो हर कोई आदमी कोशिश करता है, मैं क्यों नहीं करूंगा। जहां जिस घर में मुझे मेरी इज्जत नहीं हुई, वहां मैं क्यों रुकूंगा। और दूसरे घर में नायब सिंह सैनी जी के पास 48 एमएलए होते हुए रात को 12:30 बजे 8 अक्टूबर को मेरे पास फोन आया, विधायक जी बधाई हो आपको, और हम आपका स्वागत करते हैं, हमारी सरकार में आ जाए। तो ऐसा आदमी किसी को, आपको भी मिलेगा तो आप भी चले जाएंगे उस चैनल में। मेरे को देखो, एक तरफ से मुझे ठुकराया गया है, मेरे को वादा खिलाफी हुई है, दूसरी तरफ से मुझे मान सम्मान दिया गया है। तो 100% मैं तो अपने लिए भी गया हूं और अपने बहादुर हल्के के विकास के लिए भी गया हूं। और अब मुझे 1 सवा साल में ये महसूस हो गया है कि भाई, अब तो हम तो गीत सुनते थे सारे कांग्रेस के, बीजेपी में ये खामी है, बीजेपी में ये बुराई है। मैं तो ये कहता, बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं है, बीजेपी से अच्छे नेता नहीं है, उनकी एक से एक बढ़िया, बीजेपी की सबसे बढ़िया पॉलिसी है। मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मैं बीजेपी की ही मदद करूं, हमेशा बीजेपी में रहूं। आपका बहादुरगढ़ को लेकर क्या विजन है, आपकी क्या सोच है कि आप क्या चाहते हैं कि बहादुरगढ़ में ये काम हो जाए तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जो विधायक का कार्यकाल वो सफल हो गया है? कौन से जो प्रोजेक्ट आप कैसे? देखिए, जो जरूरत हर रोजमर्रा की जो जरूरत होती है, उनके तो काम लगभग हो गए हैं या आप मांग रहे हो रहे हैं। बट शहर को, हल्के को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। खासकर ये नॉर्दर्न बाईपास का जो काम बीजेपी सरकार ने शुरू करवाया, और ये जो अंदर की एक वेस्ट जुआ ट्रेन को जो कवर करके यहां से एक नाला कवर करके यहां रोड, ये भी बीजेपी सरकार ने किया। तो आगे आने वाले समय में साथ में खरखोदा में बहुत बड़ी मारुति की फैक्ट्री आ गई है, बहुत डेवलपमेंट बहादुरगढ़ का हो रहा है। बहादुरगढ़ के 31 गांव हैं, लगभग गांव में, खेतों में, रोडों पर आज इंडस्ट्री आ गई है या वेयर हाउस आ गए हैं। बहुत डेवलपिंग हल्का है बहादुरगढ़। इसको अच्छे प्रारूप की जरूरत है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अच्छे अच्छे रोड बने, अच्छे अच्छे या सीवरेज सिस्टम हो। पिछले 15 सालों में बहादुरगढ़ की जनसंख्या डबल हो गई है, शहर की 15 सालों में डबल। तो इसके लिए मूलभूत सुविधाएं सरकार पूरी कर रही है, लेकिन फिर भी भाई पानी की कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक खुले लेवल पे अच्छी
प्लान तरीके से बनना चाहिए। सारे रोड हैं, सीवरेज हैं, या एसटीपी प्लान जो है, मतलब शहर को सुचारू रूप देने के लिए मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे इसको कॉरपोरेशन बनना चाहिए, म्युनिसिपल एमसीसी कॉरपोरेशन भी बनना चाहिए। और सही पूछो तो पूरे हरियाणा में किस सब डिवीजन की क्या हालात हैं, भाद्रगुड़ सब डिवीजन आज डिस्ट्रिक्ट बनाने के लायक भी है। सिर्फ कमी है तो एक है कि जनसंख्या जोड़ने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं जोड़ना है। यहाँ पे सब डिवीजन की सारी फैसिलिटीज हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल का जो होना चाहिए वही है। इनकम भाद्रगुड़ की बहुत अच्छी सरकार की इनकम है, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और आपको सिर्फ एक कोई मेहरबानी जो भी नजदीक लगते, कोई दूसरे हल्के, चाहे सापला है चाहे बादली है, इनमें से कोई ना कोई एक दो हल्का और जोड़ करके भाद्रगुड़ को डिस्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है। तो मेरे सपने तो यही है कि भाई मैं लोगों ने अगर जब मुझे यहाँ 5 साल के लिए एमएलए बनाया है, जिसमें से 1.25 साल तो हो गए हैं, 4.5 साल बाकी है, इसमें से भाद्रगुड़ का एक अच्छा प्रारूप, एक अच्छे ढंग से विकास हो। आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? 100% करूंगा। मैंने जैसे बीजेपी को समर्थन दिया, उससे महीने के अंदर अंदर मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अभी कानूनी अड़चन है कि भाई एज ए एमएलए ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आप एमएलए हैं। जिस दिन मेरा एमएलए का कार्यकाल पूरा हो जाएगा उससे अगले दिन मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। आप सबसे अच्छा सीएम किसे मानते हैं हरियाणा का? मेरा जिससे वास्ता पड़ा है, देखिए सुनी सुनाई बातें अलग होती, मेरा दिन से वास्ता पड़ा है। मैं तो नायब सिंह सैनी जी से अच्छा सीएम मैंने कोई नहीं लगा। इतने मेहनती आदमी, आम आदमी की बात सुनना, उनकी नजर में ये कोई है ही नहीं। आपकी क्या बरादरी है, आपकी क्या बरादरी है, कौन अमीर है कौन गरीब है, उनकी नजर में सब आम, हर आदमी की बात सुनकर उनका सोल्यूशन करने की कोशिश की जाती है, पूरी कोशिश करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये तो मैं भी नहीं कह सकता भी 100 काम हम लेके जा रहे हैं तो 100 काम हो जाते हैं, लेकिन उस काम में कोई बड़ी अड़चन नहीं है। अगर वो कानून में फिट बैठती है तो मैं साथ हूं चाहे ना हूं, कोई आम आदमी चले जाए, सबके काम होते हैं। और मैं एक भाद्रगुड़ का निर्दलीय एमएलए होते हुए हमारे बहुत अच्छा, हमारा मान सम्मान, इस हल्के का विकास माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी खूब जोर से कर रहे हैं, खूब इज्जत के साथ हमारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं विधायक जी का साफ तौर से कहना है कि जो भी उनके साथ हुआ है वो अच्छा हुआ है, और इसी का नतीजा है कि वो निर्दलीय विधायक बने और आज भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर सरकार में उनकी हिस्सेदारी है। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सभी का नमस्कार।